Hello everyone, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub. And in this video we will be continuing our ancient history part जो मैंने अभी स्टार्ट किया है। और मैं एक कंपोजिट करके पूरे एनसीईआरटी और तमिलनाडु हिस्ट्री वगैरह जितने भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करके मैं आपको एक पैकेज देना चाहता हूँ, ताकि आपका जो ये पार्ट है वो बड़े आसानी से आपका कवर हो जाए। एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक वीडियोज़ आती रहेंगी आपके पास, डेली आएंगी, 2-3 भी हो सकती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, थोड़ा बहुत चलता रहेगा। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं डालता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ में ये भी बता दूँ कि इस चैनल पे आपको और भी कुछ कंटेंट मिलता है, जैसे कि अगर आप इकोनॉमी की तैयारी करना चाहते हो, रमेश सिंह की इकोनॉमी पूरी कवर कर रखी है मैंने, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हिंदी में, ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी अगर आप लक्ष्मीकांत की पढ़ना चाहते हो तो पूरी प्लेलिस्ट है इस चैनल पे। और इसके साथ ही अगर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगर आप बिपिन चंद्रा की पढ़ना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा अवेलेबल है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। तो प्री हिस्टोरिक वाला पार्ट जो है इंडिया का, वो हमने ऑलरेडी 2 वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम हड़प्पन कल्चर को इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो उसका जो अर्लीस्ट एक्सकेवेशन था वो हड़प्पा में हुआ था। हड़प्पा जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। जब ये भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तभी एक्सकवेशन शुरू हो गया था, और उस समय ये वेस्ट पंजाब में था, ठीक है, भारत का वेस्ट पंजाब वाला पार्ट में ये था। एंड मोहनजोदाड़ो में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सकवेशन किया हमने, वो सिंध में था, ठीक है। तो ये 2 शहर बहुत इंपॉर्टेंट थे, शुरुआती दौर पे यहीं पे एक्सकवेशन शुरू हुआ था। ये जो दोनों शहर हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, आज के डेट में ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो शुरू में जब इस सिविलाइजेशन का पता चला तो उस समय इसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि उस समय के जो खोजकर्ता थे इसके, उनको लगा कि ये जो है पार्टिकुलर इस वैली तक ही सीमित है जो कि इंडस वैली थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे अदर साइट्स भी पता चलने लगे जो कि इंडस वैली से काफ़ी बाहर थे, फिर इसका नाम बाद में रख दिया गया इंडस सिविलाइजेशन। अब वैली हटा दिया गया बिकॉज दीज साइट्स वे नॉट लिमिटेड टू द वैली ओनली। क्योंकि जैसे कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, धोलावीरा है, ये सब कहीं ना कहीं बाहर आते हैं इंडस वैली से। तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलना अब ठीक नहीं था, तो इसका नाम हमने इंडस सिविलाइजेशन कर दिया। और बाद में इसका नाम जो है अब मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, या तो आप इसको इंडस सिविलाइजेशन कह लो, हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना उचित नहीं है बिकॉज वैली तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। वैसे आज भी यूज होता है ये पर्टिकुलर टर्म। एनीवे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया बिकॉज पहला जो साइट था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसी के नाम पे इस वैली के सिविलाइजेशन, इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का नाम भी हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इस पार्टिकुलर सिविलाइजेशन की बात करें, जो कि इंडस सिविलाइजेशन है या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स है उसमें आता है कोट डोजी, जो कि सिंध में पड़ता है। अब देखो, ये आपको आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कोट डोजी कहाँ पड़ता है। तो कोट डोजी आज की डेट में सिंध में है। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। कालीबंगा एक ऐसा साइट है जो कि राजस्थान में पड़ता है, एकमात्र ऐसा साइट है जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा रूपड़ या फिर रोपड़ भी बोलते हैं इसको, ये पंजाब में पड़ता है। बनावली हरियाणा में पड़ता है। इसके अलावा लोथल, सुरका तोदा और धोलावीरा, ये 3 साइट्स ऐसी साइट है जो काफ़ी फेमस साइट है और तीनों साइट गुजरात में पड़ती हैं। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। कोट डोजी कहाँ है? सिंध में है। इसके अलावा भारत वाली जैसे कालीबंगा पर्टिकुलर राजस्थान से है, रोपड़ पंजाब, बनवाली हरियाणा, बनवाली भी आप याद हो जाएगा बिकॉज एक ही साइट है हरियाणा में, इसके अलावा कोई साइट नहीं है। लोथल, सुरकोतादा और धोलावीरा, ये तीनों गुजरात में पड़ती हैं।
याद रख लो इसको, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये तो मतलब बेसिक है। आगे बढ़ेंगे, चल आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये एक लार्जेस्ट साइट है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 200 हेक्टेयर के आसपास है, इससे भी ऊपर 200 हेक्टेयर से भी ऊपर मोहनजोदाड़ो का एरिया है। जनरली जो बड़े शहर हैं जहाँ पे ये सब खनन हुआ है, इसको बेसिकली एक्सकवेट किया गया है, वो लगभग जो बड़े शहर है वो 100 हेक्टेयर्स में है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो है, जिसकी एरिया जो है जिसकी वो 200 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसा रहा है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये पार्टिकुलर जो सिविलाइजेशन थी इसको 4 स्टेजेस में या फिर फेजेस में इसको बांटा गया है इवोल्यूशन के बेस पे। मतलब कि सबसे पहला जो इसका फेज था वो हड़प्पन, प्री हड़प्पन पीरियड जिसको कहा गया, उसके बाद अर्ली हड़प्पन, उसके बाद मैच्योर हड़प्पन और लास्ट में आता है लेट हड़प्पन। अब ये चारों फेज में कुछ अलग अलग खासियत थी इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की, उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें हम प्री हड़प्पन स्टेज में, तो ये जो इसके साइट्स थे ना वो लोकेटेड थे ईस्टर्न बलूचिस्तान में। ईस्टर्न बलूचिस्तान जो है आज का, वहीं पे प्री हड़प्पन स्टेज के साइट्स वहाँ पे पाए गए हैं खनन में। ये सबसे अर्ली स्टेज कहा जाता है, सबसे प्री, ठीक है, सबसे पहला। अर्ली तो नहीं कहेंगे, प्री हड़प्पन मतलब हड़प्पन से भी पहले के साइट्स हैं ये। और यहाँ पे एक्सकेवेशन जब हुआ मेहरगढ़ में, जो कि 150 माइल्स लगभग दूर है नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के नॉर्थ वेस्ट में 150 माइल, नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो 150 माइल जाओगे तो मेहरगढ़ पड़ता है। और ये प्री हड़प्पन साइट है, ठीक है। यहाँ के जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक वैसे लोग होते हैं जो घूमते रहते हैं, घुमंतु भोटिया जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, जो घुमंतक होते हैं, घूमते रहते हैं, वो ये लोग नोमैडिक थे। एंड दे बिगैन टू लीड सेटल एग्रीकल्चर लाइफ ओवर देयर। तो घुमंतु लोग थे और धीरे धीरे अब ये सेटल होने लगे थे। वो जगह थी मेहरगढ़, जो कि 150 माइल नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो में पड़ती थी, ठीक है। आगे बढ़ें। अब उसके बाद जो फेज आता है जो या फिर स्टेज आता है उसको कहते हैं अर्ली हड़प्पन स्टेज। अब यहाँ पे जो लोग जो रहते थे वो लार्ज विलेजेस में रहना, इन्होंने प्लेन्स में रहना शुरू कर दिया, प्लेन्स में। और ये ग्रेजुअल ग्रोथ हुआ यहाँ पे टाउन्स का इंडस वैली एरिया में। इंडस वैली एरिया में ये पार्टिकुलर साइट्स पाए गए। जैसे कि साइट्स की बात करें तो एमरी और कोट डोजी जो कि सिंध में पड़ता है, ये पार्टिकुलर दोनों जगह जो है इंडस वैली के बीच में पड़ते हैं। तो ये जो फेज़ था यहाँ पे लोगों ने बड़े बड़े गांव बसाना शुरू कर दिया और प्लेन्स में भी रहना इन्होंने धीरे धीरे चालू कर दिया। तो साइट्स कौन कौन सी हैं? एमरी और कोट डोजी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट साइट की बात करें, नेक्स्ट फेज की बात करें रैदर, तो वो है मैच्योर हड़प्पन स्टेज। यहाँ पे जो ग्रेट सिटीज़ इमर्ज हुई हैं इस पार्टिकुलर स्टेज में, बड़ी बड़ी जो शहर थी जैसे कि कालीबंगा इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टाउन प्लानिंग के हिसाब से बना एक अर्बन एरिया टाइप है ये, ठीक है। उस समय के ज़माने में, आज से लगभग 4700 साल के पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 4700 से 400 से 4700 साल आज से पहले, ठीक है। तो ये एक एलेबोरेट टाउन प्लानिंग के हिसाब से बना हुआ एक ये एक सिटी था। ग्रेट सिटी कहा जाता है ऐसी सिटी को, जो कि मैच्योर हड़प्पन स्टेज में बनी थी। ग्रेट सिटीज़ मतलब शुरू में तो बिल्कुल नोमैडिक लोग धीरे धीरे सेटल होना शुरू किया था, मेहरगढ़ वाली कहानी। उसके बाद अर्ली हड़प्पन में लोगों ने छोटे छोटे गांव बसाने शुरू कर दिए थे। लेकिन बाद में जब मैच्योर हड़प्पन स्टेज आया तो बड़े बड़े सिटीज़ इमर्ज हुई जैसे कि कालीबंगा। और अर्बन फीचर्स जो थे वो काफ़ी प्रूव हुआ इस पर्टिकुलर फेज ऑफ इवोल्यूशन में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेट हड़प्पन स्टेज का। अब देखो, सबसे लास्ट स्टेज यही है, लेट हड़प्पन स्टेज। यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये
कहीं ना कहीं डिक्लाइन इस पर्टिकुलर कल्चर का शुरू हो जाता है। और लोथल एक अच्छा एग्जाम्पल है। लोथल में इस समय पोर्ट जो है देखे गए थे कि सराउंडेड बाई मैसिव ब्रिक वॉल, ताकि फ्लड प्रोटेक्शन किया जा सके। लोथल एक पोर्ट सिटी माना जाता है। इसको इम्पोरियम ऑफ ट्रेड भी कहा गया, बिकॉज यहाँ से इंटरनल मतलब इंडिया में और बाहर विदेशों में, जैसे कि उस समय मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया में पूरा ट्रेड होता था लोथल से। तो लेट हड़प्पन स्टेज का साइट कौन सा है? लोथल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस साइट। यहाँ पे क्या खासियत थी? खासियत यही थी कि डिक्लाइन शुरू हो गया था। डिक्लाइन जो है सिटीज़ का या फिर इस पार्टिकुलर कल्चर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब डेट की बात करते हैं। काफ़ी डिबेट होता है डेट के ऊपर, क्योंकि शुरू में 1931 में जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने मोहनजोदाड़ो को बताया। इन्होंने मोहनजोदाड़ो में खनन करवाया, मतलब इसकी खुदाई करवाई थी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर शहर का जो या फिर इस कल्चर की बात करें तो इसका जो डेटिंग होगा वो इन्होंने बोला था कि 3200 BC से लेकर 2750 BC के आसपास इसकी डेटिंग है, जो कि बाद में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, बिकॉज उस समय कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये नहीं मेजर किया गया था। बाद में जब कार्बन मेजर सिस्टम आया, कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन मेथड जो आया, उसके हिसाब से सॉरी तो वहाँ पे जो रेडियो कार्बन मेथड आया तो उसमें 1956 में एक नाम आता है आपके पास फेयर सर्विस का। फेयर सर्विस ने एक डेटिंग बताई, बोला कि ये जो डेटिंग है ना, ये 2000 से 1500 BC के बीच का डेटिंग है। तो काफ़ी कम कर दिया इन्होंने, लगभग मतलब 1200 के आसपास साल को कम कर दिया, 1250 साल के आसपास इसको कम कर दिया। रेडियो कार्बन थोड़ा सा बेटर मेथड माना जाता है डेटिंग से रिलेटेड, मतलब कि कोई जो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है या कोई पर्टिकुलर वस्तु है कितनी पुरानी हो सकती है, तो रेडियो कार्बन मेथड से इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1964 में अगेन DP अग्रवाल ने इसको बताया कि ये 2000 से 1500 तो नहीं, मुझे लगता है 2300 BC से लेकर 1750 BC के आसपास पुरानी होगी। इसके बाद भी अभी भी स्कोप बचा हुआ है कि अभी भी लोग इसमें अमेंडमेंट करा सकते हैं। जो इसके रिसर्चर होते हैं, वो अभी भी स्कोप है कि इसको अमेंड किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ द हड़प्पन कल्चर की। हड़प्पन कल्चर की सेलिएंट फीचर्स क्या क्या थी? जैसे कि वन ऑफ द जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, सेलिएंट फीचर की बात करें तो वो है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता ही कहते थे। टाउन प्लानिंग, टाउन जो थे वो काफ़ी प्लानिंग से बने थे, तो टाउन प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है। टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड सिस्टम क्या था? ग्रिड सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रीट्स थी, मतलब जो गलियाँ थी और जो लेन्स थी, वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी, राइट एंगल पे। इसका मतलब कि मान लो ऐसे एक स्ट्रीट है, फिर यहाँ से स्ट्रीट आ गई, फिर ऐसे काटा, तो बीच का जो एरिया था वो हो गया आपका रेसिडेंशियल एरिया और ये चारों तरफ स्ट्रीट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रिड सिस्टम बना रही थी, कैसे मैंने आपको बना के दिखा दिया, ऐसे ये ग्रिड सिस्टम बन जाता था। ठीक है, ये ग्रिडिंग सिस्टम बन गया, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो ग्रिड सिस्टम ये बनता जाता था। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि जो स्ट्रीट्स थी वो एंड लेन जो थी वो कट करती थी एक दूसरे को ऑलमोस्ट राइट एंगल पे, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे कट करती थी। दस डिवाइडिंग द सिटी इनटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बन जाते थे। ठीक है, बिकॉज इसके अगल बगल में तो सड़कें थी, है ना, ऐसे ऐसे सड़कें थी, इधर भी सड़क हो गई, इधर भी सड़क हो गई, तो ये ब्लॉक्स में जो है ये सेवरल सिटी जो थी वो ब्लॉक्स में बन जाती थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है या फिर कालीबंगा जो है, ये तीनों ऐसे शहर हैं जिनमें जिन तीनों का खुद का एक ओन सीटाडेल था। सीटाडेल, अब सीटाडेल क्या है, और एक लोअर टाउन। सीटाडेल जो एरिया था ये थोड़ा सा रेस्पेक्टिवली हाई पोडियम, हाई राइज्ड लैंड पे बना हुआ बिल्डिंग था, हाई राइज्ड लैंड पे बना हुआ बिल्डिंग था। और ये यहाँ पे जो ये सीटाडेल होता था ये मड ब्रिक का बना होता था, और इसके नीचे का जो टाउन होता था उसको हम लोग कहते हैं, इस पर्टिकुलर सभ्यता में उसको कहा जाता है लोअर टाउन, जो कि ब्रिक हाउसेस वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा होती थी और इनहेबिटेड
लोग जो है कॉमन लोग यहाँ पे होते थे। तो ऐसा मानना है कि जो सीटाडेल होता था वहाँ पे हो सकता है कि एक तरीके का मतलब रूलिंग क्लास रहता होगा, और नीचे जो लोअर टाउन है वहाँ पे लोग ब्रिक हाउसेस बना के कॉमन पीपल यहाँ पे रहते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो सीटाडेल, और ये याद रखना, सीटाडेल हमेशा अप हाई पोडियम पे होता था और लोअर टाउन हमेशा लोअर पोडियम पे होता था। और एक और चीज़ बता दूँ, सीटाडेल हमेशा वेस्ट साइड में होता था, सॉरी, सीटाडेल जो होता था वो वेस्ट साइड में होता था और जो लोअर टाउन वो ईस्ट साइड में होता था। ये इस बुक में तो नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे उसका नॉलेज मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, तो इसको बनाने के लिए बर्न्ड ब्रिक्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे जो ब्रिक्स लगे हुए हैं, जो ब्रिक्स निकले हैं खुदाई वगैरह में, तो वो ब्रिक्स को देखा गया कि वो काफ़ी मतलब पके हुए ब्रिक्स थे। ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स जिसको कहते हैं। एंड स्टोन की बिल्डिंगें नहीं है इस पार्टिकुलर सिविलाइजेशन में, ऐसा देखा गया है कि स्टोन्स वाली बिल्डिंग जो है वो नहीं है, स्टोन की बिल्डिंगें नहीं है, मिसिंग है। इसके अलावा अगर बात करें तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का इसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, ड्रेनेज बहुत अच्छा था, और जो घर का ड्रेनेज था वो फाइनली आके मिल जाता था स्ट्रीट के ड्रेन में। जो हाउस के ड्रेनेज होता था ना वो कनेक्ट हो जाता था स्ट्रीट के ड्रेन में। कैसे आज की डेट में हमारे घर का जो ड्रेन होता है वो सड़कों के ड्रेन में जाके मिला देते हैं ताकि उसकी निकासी बाहर हो जाए, वही सिस्टम पहले भी हुआ करता था, एकदम टाउन प्लानिंग प्रॉपर। ठीक है, और अगर बात करें नालियों की, तो नालियों पे ऐसे नहीं कि मतलब खुली नालियाँ हैं, मच्छर कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, उनको ढक के रखते थे वो लोग, उसमें पे क्या स्लैब रखा जाता था और या फिर ब्रिक्स रख देते थे। तो बड़ा अच्छा ही मतलब उस उतने पुराने ज़माने में इतनी अच्छी सिस्टम को वो लोग फॉलो करते थे। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदाड़ो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर निकल के आता है, एक इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन उस समय के ज़माने में हुआ था जिसको कहते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो है, इसका मेजरमेंट अगर बात करें तो इसकी लेंथ है 39 फीट, इसका ब्रेड्थ है 23 फीट, और इसकी हाइट जो है डेप्थ जिसको कहेंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ गड्ढा करके बाथ बनाया गया था ना, तो इसका डेप्थ जो है 8 फीट है। तो 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट ये इसकी टोटल मेजरमेंट है। और इसके मतलब अगर इसको पिक्चर में देखोगे तो पिक्चर में आपको दिखाई देता हूँ, एक मिनट, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, सॉरी, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। यस, दिस पिक्चर, ये पिक्चर देखो, ये दिस इज़ ग्रेट बाथ। ठीक है, इसमें देखो कैसे ये जो है ना, इसका 39 इसका लेंथ है, 23 इसका ब्रेथ है, और इसकी 8 जो है इसकी गहराई है ये वाली। अब देखो दो तरफ से इसको स्टेयर दिख रहा होगा, इधर से भी स्टेयर है इधर से भी स्टेयर, इसमें उतरने के लिए। तो स्टेयर से रिलेटेड एक सवाल आ जाता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो साउथ और नॉर्थ और साउथ आप लिख सकते हो कि जो स्टेयर की जो डायरेक्शन है, बिकॉज अगर इसको नॉर्थ मानते हो तो ये नॉर्थ से उतर रहा है, ये साउथ से उतर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखो इसमें ना एक इसके चारों बगल देखना, ये रूम्स थे पहले, आज की डेट में तो नहीं दिख रहे हैं, ये रूम्स बनाए गए थे चारों तरफ ताकि कपड़े वगैरह क्लॉथिंग वगैरह चेंज किया जा सके। इसके अलावा इसमें ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें एक होल दिया गया है ताकि वाटर बाहर निकल जाए। इसके अलावा एक रूम से इसमें वेल दिया गया ताकि इसमें पानी आ सके। तो बहुत ही बृहत ये एक बहुत अच्छा एलोबरेट ये बाथ सिस्टम था। हो सकता है कि रिचुअल बाथिंग के लिए बनाया गया हो, ऐसा मानना है हमारे जो हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो मानते हैं कि ये रिचुअल बाथ के लिए, स्पेशल बाथ के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ पिक्चर्स और देख लो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही मिली है हमें। अब ये देख लो, ये जो पिक्चर है ये है बीड्स की, ये है ऑर्नामेंट्स की। अब देखो कैसे उस समय के ज़माने के लोग ये गले में पहनते होंगे। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये पहनते होंगे उस समय के लोग ये गले में। तो कितना डिटेल में उस समय शौक़ था लोगों का, और कितने अच्छे से मतलब वो रहते होंगे उस समय। इसके अलावा ये एक मिला है हमें स्टाम्प जिसको कहते हैं, सील जिसको कहते हैं सील। इसमें देखो बुल का पिक्चर है और एक स्क्रिप्ट है जिसको आज तक डिसाइफर नहीं किया गया। इसके अलावा एक टेराकोटा ये फिगरिन है, डांसिंग फिगरिन जिसको कहते हैं,
ये भी देखो कितने अच्छे से बनाया गया। इन सब के बारे में आर्ट में अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा हड़प्पन कल्चर का ये देखो, यहाँ पे देखो ये कैसे फैला हुआ था, फैलाव यहाँ पे दिख रहा है आपको गुजरात, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको ये कालीबंगा है, यहाँ पे कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में आज के डेट में, हड़प्पा देखो ये भी पाकिस्तान में, रोपड़ ये है पंजाब में, लोथल ये आपका हो गया आपका गुजरात में। ठीक है, तो ये कुछ फैलाव है इसका, कुछ शहर इसमें नहीं दिए गए। चन्हुडड़ो या ये भी पाकिस्तान में है। चन्हुडड़ो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक साइट है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने वही स्लाइड पे। अब हम पहुंच गए अपने 1 सेकेंड। चलिए, ग्रेट बाथ हमने डिस्कस कर लिया। देखो ग्रेट बाथ के बारे में मैंने क्या क्या बताया था आपको। यहाँ पे 39 फीट लेंथ इसका, 23 फीट जो है इसका ब्रेड्थ है, 8 फीट इसकी गहराई है। फ्लाइट्स दोनों तरफ से दिया गया है ताकि अंदर जाके बंदा नहा सके, जो स्टेप्स है, सीढ़ियाँ जो हैं। इसके अलावा साइड में रूम्स दिए गए थे चेंजिंग के लिए, क्लॉथ वगैरह। इसके बाद फ्लोर जो था इसका बर्न्ट ब्रिक्स का बनाया गया है ताकि, और इसमें काफ़ी अच्छे और भी डिटेल में आगे के क्लास में मैं पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको और भी डिटेल में बताऊँगा। तो अभी तो मैं मोटा मोटी आपको बहुत क्लासेस इसमें आएंगे ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे कि इसमें मैं बता दूं तो ये जो दीवार थी ना इसके ऊपर जिसमें ये बात था, इसमें काफ़ी अच्छा मतलब लाइम चूने का प्लास्टर भी किया गया था ताकि इसमें कुछ सीपेज ना हो वाटर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए वाटर जो था इसमें आता था एक लार्ज वेल से, जो कि एक बगल के रूम में था, और इसके अलावा आउटलेट के तौर पे एक कॉर्नर में ड्रेन दिया गया था ताकि जो वाटर है उसका निकासी भी हो जाए। ये मेनली जो बाथ सिस्टम था, ये ग्रेट बाथ, ये रिचुअल बाथिंग के लिए माना जाता है कि बनाया गया होगा। आगे बढ़ेंगे। लार्जेस्ट बिल्डिंग की बात करें मोहनजोदाड़ो में, अगर ग्रेट बाथ को छोड़ दिया जाए तो लार्जेस्ट नहीं था, तो सबसे बड़ा जो बिल्डिंग, लार्जेस्ट बिल्डिंग जो माना जाता है वो है ग्रेनरी। ये ग्रेनरी जो पाया गया है मोहनजोदाड़ो में, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्रेनरी और ग्रेट बाथ, ये याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो ग्रेनरी भी मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है, जिसका जो मेजरमेंट है बताया जाता है कि 150 फीट इसका लेंथ था और 50 फीट इसकी चौड़ाई थी। 150 फीट लेंथ और 50 फीट इसकी चौड़ाई, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा ग्रेनरी यहाँ पे पाया गया है। मतलब कि जो सरप्लस होता होगा खाने, जो भी मतलब ये लोग उगाते होंगे राइस वगैरह, उसको सरप्लस को रखने के लिए ये यूज़ किया जाता होगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट आता है सिटाडेल ऑफ हड़प्पा। सिटाडेल ऑफ हड़प्पा जो है ये यहाँ पे पाया गया है हड़प्पा में, सिटाडेल वाले एरिया में। मतलब मैंने बोला ना कि वेस्टर्न एरिया में और लोअर टाउन में बांट दिया गया था। वेस्टर्न एरिया थोड़ा छोटा होता था, और लेकिन ये हाई लैंड पे बनाया जाता था। ये थोड़ा लोअर, यहाँ से मतलब इसको देखोगे तो ये दिखता होगा ये। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर सिटाडेल में 6 ग्रेनरी, मतलब 6 ग्रेनरीज जो हैं, गोदाम जो कहते हैं, यहाँ पे पाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा कहाँ, तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इकोनॉमिक लाइफ की। उस समय की जो ये लोग रहते होंगे सिविलाइजेशन में, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो मेनली ये लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। इसके अलावा भी कई सारे चीज़ें थी जो होती थी इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे, जैसे कि इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा उस समय भी फैला हुआ था, और क्राफ्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा था। ट्रेड भी ये लोग करते थे इंटरनली भी, और मेसोपोटामिया से तो करते ही थे। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो ये लोग वीट ज़्यादातर फेमस इनका क्रॉप था, मेन क्रॉप वीट और बारले था। इसके अलावा वीट और बारले को छोड़ दे तो सीसम भी उगाते थे और मस्टार्ड भी उगाते थे। इसके अलावा कॉटन भी काफ़ी ज़्यादा खेती होती थी कॉटन की। सरप्लस जो भी बचता था खाने पीने के बाद, ग्रेनरी वगैरह, तो ये लोग क्या करते थे, उसको गोदाम में, ग्रेनरी वाले गोदाम में रख देते थे। इसके अलावा ये लोग एनिमल्स भी पालते थे, जैसे कि डोमेस्टिकेशन के तौर पे ये लोग जो छोटे दांतों वाले, जो मतलब कम खतरनाक जो जानवर थे, जैसे कि सीप, गोट, बुफेलो, ये सब ये पालते थे। बुफेलो से दूध वगैरह ये सब निकालते होंगे। इसके अलावा हॉर्स का जो है, हॉर्स का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या हॉर्स का साक्ष्य मिला है इस वैली सिविलाइजेशन में।
इस पर्टिकुलर हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो हॉर्स का कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई फर्मली इस्टेब्लिश कर दे ऐसा कुछ फैक्ट हमें मिला नहीं है, ठीक है। तो हॉर्स यहाँ पे शायद अभी तक हमें लगता है कि हॉर्स का प्रचलन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके अलावा अदर एनिमल्स की बात करें तो कुछ जैसे वाइल्ड एनिमल्स को भी ये हंट वगैरह करते थे, जैसे कि डियर एक अच्छा एग्जांपल बनता है इसमें, डियर जो है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिसंस थे उनमें गोल्ड स्मिथ काफ़ी फेमस थे, जो सोनार होते हैं। इसके अलावा ब्रिक मेकर, क्योंकि ब्रिक की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही होगी उस समय, तो ब्रिक मेकर एक प्रोफेशन हुआ करता था उस समय ब्रिक मेकिंग का। इसके अलावा स्टोन कटर्स होते होंगे, बिकॉज स्टोन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी उस समय, और स्टोन को तो बीड्स में भी यूज किया जाता था, तो स्टोन कटर रहे होंगे, वीवर रहे होंगे, बोट बिल्डर्स उस समय थे, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स वगैरह थे, बिकॉज टेराकोटा के काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं चीज़ों के, कई सारे खिलौने भी मिले हैं, तो उस समय ये सारे लोग ज़रूर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें इस पार्टिकुलर कल्चर में, तो जो वेसल्स हुआ करते थे इनके, वेसल्स मतलब जो बर्तन हुआ करते थे इनके पास, वो हमें क्या क्या बर्तन किस तरीके किस मेटल के मिले हैं, तो ब्रोंज और कॉपर के मिले। आयरन जान लो, आयरन का यूज इस पार्टिकुलर सिविलाइजेशन में नहीं हुआ है। आयरन हमेशा यहाँ से नहीं, आयरन कहाँ यूज हुआ है, तो आयरन यूज हुआ है इंडो आर्यंस ने यूज़ किया है, किसमें, वैदिक पीरियड में। तो क्योंकि ऋग्वेद में और वेदों में काफ़ी चर्चा है फ्रीक्वेंटली आयरन की, लेकिन इस समय लोग आयरन का उपयोग नहीं करते थे। हड़प्पन कल्चर की बात करें या फिर कैल्कोलिथिक पीरियड की बात करें तो। अब चलिए, ब्रोंज और कॉपर के वेसल्स काफ़ी मिले हैं इस पर्टिकुलर हड़प्पन कल्चर में। हड़प्पन मेटल क्राफ्ट जो था उस समय काफ़ी प्रिवेलेंट था, और गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स उस समय के लोग भी पहनते थे। आज आप गोल्ड पहनते हो तो कैसे इतराते हो, उस समय के लोग भी गोल्ड पहनते थे, और शायद हमसे ज़्यादा पहनते होंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हमें उसमें क्या पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉटरी की बात करें तो पॉटरी किस तरीके की हुआ करती थी, तो प्लेन पॉटरी, ज़्यादातर जो पॉटरी मिली हैं आर्कियोलॉजिकल फैक्ट के तौर पे, तो आर्ट फैक्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर प्लेन है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी भी मिली है। तो इसको देखो, ये एक क्वेश्चन बन जाता है, हड़प्पन कल्चर में क्या हमें रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी मिली है, तो 100% मिली हैं। इसके अलावा प्लेन पॉटरी तो मिली हैं, ठीक है। बीड्स मिले हैं काफ़ी ज़्यादा, सेमी प्रीशियस स्टोन्स से बने हुए बीड्स जो मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे जो आपके माला वगैरह में गुथे होते हैं ना, उन्हें बीड्स कहते हैं, ठीक है। तो बीड्स सेमी प्रीशियस स्टोन्स की बनी हुई काफ़ी ज़्यादा हमें मिली है इस पर्टिकुलर कल्चर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल ट्रेड तो होता ही होगा, बिकॉज लोथल है, और काफ़ी इंटरनल ट्रेड होता होगा, बिकॉज राजस्थान से ये कुछ लेके आते होंगे, जैसे कॉपर वगैरह। सुना इसमें ये भी कहा जाता है कि कर्नाटक में कोलार वगैरह से ये लोग सोना लेके आते थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनल ट्रेड तो होता ही था। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड मेसोपोटामिया से खूब हुआ है, अफ़गानिस्तान से भी खूब हुआ है, ईरान से भी खूब हुआ है। गोल्ड, कॉपर, टीन वगैरह ज़्यादातर ये लोग इंपोर्ट करते थे, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट क्या करते थे, अब देखो भारत शुरू से ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर रहा है, आज भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आज के डेट में। हालांकि थोड़ा कभी कभी हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है कई सारी चीज़ों को, लेकिन जो भी मैक्सिमम होता है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ मैक्सिमम क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे कि वीट, इसके अलावा बार्ली, पीस, ऑयल सीड्स, कॉटन के बने गुड्स, कपड़े वगैरह आज भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब हालांकि कम हो गया है हमारे यहाँ, हम तो ख़रीदने वाले हो गए हैं। पॉटरी, बीड्स वगैरह, टेराकोटा फिगर्स वगैरह, आइवरी प्रोडक्ट्स, ये सब हमने, हाथी के दांत का जो प्रोडक्ट होता है, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मेनी सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। इसका मतलब ये साक्ष्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट थेसिस दिया ना, उसका साक्ष्य ये है कि मेसोपोटामिया से कैसे पता चला हमें कि मतलब हमारा ट्रेड होता था। तो हमारे जो इंडस वैली के जो कुछ सील्स थे ना, वो हमें मेसोपोटामिया में, सॉरी मेरा बैटरी मेरे मोबाइल का, नॉट मेरा भी थोड़ा डाउन ही हो रहा है, रात हो गई है काफ़ी, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो एनीवे, यहाँ पे कई सारे सील्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो मेसोपोटामिया में भी पाई गई हैं। और ट्रेड जो था, ट्रेड होता था वो बार्टर
सिस्टम से होता था। मतलब कि आप कुछ मुझे वस्तु दे दो, मैं आपके बदले उसके बदले मैं आपको कुछ वस्तु दे दूँगा। तो बार्टर सिस्टम उस समय चलता था, काफ़ी प्रिवेलेंट था। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सील्स और टेराकोटा मॉडल्स भी काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं। हमारे इस पर्टिकुलर जितने भी शहर हैं उन मैक्सिमम शहरों में सील्स वगैरह मिले हैं। वो भी साक्ष्य है कि मतलब सील कहाँ लगाया जाता था, कोई प्रोडक्ट आप भेज रहे हो तो उस पर सीलिंग करते थे। तो सील का मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता था। टेराकोटा मॉडल की बुलोक कार्ट्स, मतलब जो ऐसे एक कार्ट बना हुआ मिला है हमें, ऐसे चक्का लगा हुआ, ठीक है। तो ये कार्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए ही तो ये यूज होता होगा। इस पर्टिकुलर सॉरी ऐसे से बना दो। इस पर्टिकुलर ये इसमें कार्ट में वस्तुएं ढो के इसको जानवर कोई ऐसे खींच के ले जाता होगा, ठीक है। तो एनीवे, तो ये सिस्टम सब हमें बताता है कि ट्रेड तो होता ही था। ऑक्शन का यूज करते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज कई सारे सील में ऑक्स को भी दिखाया गया है। तो ऑक्स को यूज करते होंगे इस कार्ट वोर्ट को खींचने के लिए। लैंड ट्रांसपोर्ट इन बुलक कार्ट से होता होगा। साथ में कई सील्स पे ना शिप वगैरह, नाव का भी फोटो ऐसे बना हुआ मिला हुआ है। तो इसका मतलब कि शिप भी यूज होता था। और शिप किस लिए यूज होता होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता होगा। किस लिए, तो मेसोपोटामिया वगैरह से ट्रेड करने के लिए यूज होता होगा। लोथल पोर्ट एक अच्छा एग्जांपल है। जब पोर्ट है तो डेफिनेटली वहाँ पे पोर्ट में कोई अंडे थोड़ी बेचेगा। पोर्ट में ऑब्वियसली क्या किया जाएगा, वहाँ पे काम क्या होता है, वहाँ पे शिप्स आती हैं जाती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ इन लोगों का कैसा था। तो सोशल लाइफ में सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं पहनावे से लेकर। तो पहनावे में ये लोगों का जो ड्रेस होता था ना, वो 2 पीस में होता था। मतलब ऊपर का अलग, जैसे आज हम पैंट शर्ट पहनते हैं ना, उस समय के ज़माने के भी लोग एग्जैक्टली पैंट शर्ट तो नहीं पहनते थे, लेकिन 2 पीस में पहनते थे। ऊपर एक क्लॉथ हो गया उनका और नीचे भी एक क्लॉथ हो गया। वुमेन और मेन दोनों ऐसा ही करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बीड्स वगैरह ये लोग ऑर्नामेंट के तौर पे मेन और वुमेन दोनों पहनते थे। गहने के तौर पे बीड्स से बना हुआ ज्वेलरी पहनते थे। ज्वेलरी सच एज बैंगल्स, ब्रासलेट, फिल्टर्स, गिर्डल्स, एंकलेट्स, ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये मोस्टली ये लोग वुमेन पहनती थी। ये सब जो चीज़ है, बैंगल तो मैन पहनेगा नहीं, उस समय का भी मैन नहीं पहनता था। तो बैंगल्स, ब्रासलेट, फिलेट्स, गर्डल्स, एंकलेट, ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये सब वुमेन्स उस समय पहनती थी, ठीक है। नेक्स्ट है कई सारे जो ज्वेलरी थे वो मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज वगैरह या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बने होते थे। उस समय के ज़माने में देखो, मैं बात कर रहा हूँ आज से 4,000 से 4,500 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस समय के ज़माने में कॉस्मेटिक यूज हुआ करता था। लोग उस समय भी पाउडर क्रीम लगाया करते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आज के डेट में पाउडर लगाया और इतरा गए, ऐसा नहीं करना। कॉस्मेटिक उस समय भी यूज़ होता था। उस समय की महिलाएं भी कॉस्मेटिक का यूज़ करती थी। आज की महिलाएं तो करती हैं, उस समय भी करती थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉटरी, जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस कई जगह पाई गई हैं। स्टोन पाए गए हैं, सेल्स पाए गए हैं, आइवरी पाए गए हैं, मेटल्स भी पाए गए हैं मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में क्या क्या पाए गए हैं, तो पॉटरी, स्टोन, सेल, आइवरी और मेटल कई सारे यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में पाए गए। तो मोहनजोदाड़ो काफ़ी मतलब एक्टिविटी वाला शहर रहा होगा। बड़ा भी था काफ़ी, 200 से ज़्यादा हेक्टेयर में फैला हुआ जो शहर हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हुई ही होगी। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कल्चर में बात करें तो स्पिंडल्स भी पाए गए हैं, नीडल्स भी पाए गए हैं, कॉम्ब, कंघियाँ, उस समय के लोग बाल कंघा करते हैं, मारा एकदम शाहरुख खान की तरह लहरा के चल दिया। इसके अलावा फिश हुक्स, नाइफ्स, जो कॉपर वगैरह के बने हुए, ये सब भी पाए गए हैं। चिल्ड्रंस जो थे खेल वेल के लिए, इनके लिए टॉयज़ बनाए गए थे और कई सारे टॉयज़ तो मिले भी। लिटिल क्ले कार्ट एक मिला है, मार्बल्स मिले हैं, बॉल्स मिले हैं, डाइसेस मिले गए हैं। ये सब गेम्स के तौर पे यूज़ किया जाता होगा उस समय। अब देखो फिशिंग जो था ना, हड़प्पन कल्चर का वन ऑफ द रेगुलर ऑक्यूपेशन था फिशिंग। मछली खूब पकड़ते थे, मछली पकड़ा, लाया, उसको फ्राई किया और लप से खा लिया रात को, है ना। इसके अलावा हंटिंग भी होता था, बुल फाइटिंग वगैरह भी होती थी। ये सब कुछ
पास्ट टाइम्स थे, मतलब कैसे भी आपको मतलब समय निकालना है ना मज़े करने के लिए, तो हंटिंग वगैरह, फाइटिंग वगैरह ये सब करते थे। बुल फाइटिंग वगैरह देखते होंगे ये लोग, ठीक है। आज के डेट में भी बुल फाइटिंग होता है, जैसे जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू का नाम सुना होगा, है ना। बुल फाइटिंग तो नहीं है, उसमें आदमी पकड़ता है, उस पर्टिकुलर बैल को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये सब पुरानी चीज़ें हैं काफ़ी, जो आज के डेट में भी कई सारी चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं हुई हैं और चलती हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वीपन्स भी कई सारे पाए गए हैं वार से रिलेटेड, जैसे कि एक्सेस, स्पीयर हेड्स, डैगर्स, तलवार, डैगर जो होता है ना, खंजर, बो, एरो, कॉपर के सब ये सब बने हुए पाए गए हैं। बिकॉज आयरन उस समय नहीं था, तो कोई भी टूल आपको आयरन का नहीं मिलेगा, सब कॉपर के मिलेंगे या फिर ब्रॉन्ज के मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो इस स्लाइड को मैंने ज़्यादा इसमें इसको चलो ठीक है कवर करते हैं इसको। आर्ट्स की बात करें तो हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप दिखाया यहाँ के लोगों ने उस समय में भी, बिकॉज फिगर्स जो है मेंस और वुमेन के कई सारे फिगर मिले हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कार्व किए हुए फिगर्स मिले हैं। जैसे कि एक मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था डांसिंग गर्ल, एनिमल्स के भी और बर्ड्स के भी कई सारे टेराकोटा और कई सारे कार्विंग्स बनाए गए हैं। इसके अलावा सील्स वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा पिक्चरें हैं, तो आर्ट काफ़ी उस समय भी फेमस था। इसके अलावा अगर बात करें तो एक फिगर मिला है डांसिंग गर्ल का, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, याद करो अभी, मोहनजोदाड़ो से पाया गया है ये। डांसिंग गर्ल हमेशा याद रखना, मोहनजोदाड़ो, डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो, डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब ये ब्रोंज का बना है, ब्रोंज का बना हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदाड़ो से मिला है हमें, वो किसका बना हुआ है, तो वो ब्रोंज का बना हुआ है। आयरन का ऑब्वियसली नहीं बन सकता, बिकॉज आयरन उस समय था ही नहीं, और कॉपर का भी नहीं बना है, लेकिन ये ब्रोंज का बना है। राइट हैंड इस पर्टिकुलर फिगर में जो है, वो उस बंदी का, जो लड़की है उसका राइट हैंड रेस्ट करता है उसके हिप पे, और जो लेफ्ट आर्म है उसका वो कवर है काफ़ी ज़्यादा बैंगल्स से, और लूजली हैंग कर रहा है, रिलैक्स पोस्चर में खड़ी है लड़की। 2 स्टोन के स्टैचू मिले हैं हड़प्पा से। एक स्टैचू में दिखाया गया है कि वो बेसिकली व्यू है एक बैक ऑफ द मैन का, मैन के बैक का व्यू है। इसके अलावा एक जो है डांसर का भी पॉटरी मिला है हमें, स्टैचू फ्रॉम हड़प्पा, तो ये भी याद करने वाली बात है। नेक्स्ट मिला क्या हमें, पॉटरी कई सारी मिली है हड़प्पा से, जैसे कि जार्स वगैरह, जो कि काफ़ी पेंट किया गया है, और कई सारे वेरियस डिजाइंस वगैरह बनाए गए हैं ज्योमेट्रिकल टर्म्स में, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दिया, सर्कल्स बना दिया, लीव्स बना दिया, प्लांट्स बना दिया, ट्री बना दिया, ये सब बनाया गया है कई सारे पॉटरी पे। और कुछ एक पॉटरी तो ऐसी है जिसमें फिश और पिकॉक का भी पिक्चर बनाया गया। तो देखो पिकॉक का क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पिकॉक उस ज़माने में था, हड़प्पन कल्चर में पाया गया है, तो फिगर है तो डेफिनेटली उस समय के लोग जानते होंगे, तभी फिगर बनाया होगा। तो हाँ, पिकॉक लोग उस समय जानते थे। तो ये देखो फिश और पिकॉक, पिकॉक से सवाल पूछ लेता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पिकॉक तो नहीं रहा होगा, तो पिकॉक को वो नहीं मारते हैं, ठीक है। तो पिकॉक था कहने का मतलब आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट तो आज भी डिसाइफर नहीं हो चुका है, आज भी ये डिसाइफर नहीं हुआ है। इसको पूरा डिसाइफर करना अभी भी बचा हुआ है, बिल्कुल हमने डिसाइफर नहीं किया है। इसमें जो है 400 से लेकर 600 के बीच में साइंस हैं, जिसमें कहा जाता है कि 40 से 60 साइंस ऐसे हैं जैसे बेसिक है, जैसे हमारा 26 लैंग्वेज है ना, 26 अल्फ़ाबेट है ना इंग्लिश में, या फिर क में बात करोगे तो बहुत है। तो यहाँ पे क्या है 40 से 60 बेसिक ऐसे जो साइंस है, और बाकी जो है वो कॉम्बिनेशन में है। ये जो स्क्रिप्ट था मोस्टली ये राइट किया जाता था राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट हमेशा याद रखना। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे हैं, कुछ सील्स में ऐसा है जिसमें ब्यूस्ट्रोफेडोन मेथड, अब ये क्या होता है, ब्यूस्ट्रोफेडोन जो मेथड होता है उसमें क्या होता है, एक लाइन में मान लो राइट टू लेफ़्ट लिख दिया, तो अगले लाइन में लिखा जाएगा लेफ़्ट टू राइट, मतलब ऑल्टरनेटिव लाइंस होते हैं। एक लाइन में आपको राइट टू लेफ़्ट मिलेगा, अगले में लेफ़्ट टू राइट मिलेगा, तो ये भी पाया गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो राइटिंग्स है स्क्रिप्ट की, वो राइट टू लेफ़्ट ही है। नेक्स्ट देखते हैं, परपोला एंड हिज स्कैंडिनेवियन कलीग, ये एक बंदा है परपोला, और इसका जो स्कैंडिनेवियन कंट्री का है, और उसके कुछ कलीग्स ने मिलकर कहा, ऐसा अनुमान लगाया है, एग्जैक्ट तो इन्होंने नहीं बताया, कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये हड़प्पन्स का जो है ये द्रविडियन लैंग्वेज है, इनका ऐसा मानना था। लेकिन कुछ अदर स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है।
लेकिन आज तक हमें पता नहीं भैया ये कौन सी लिपि है। आज भी इसको डिसाइफर करना बचा हुआ है, और डिसाइफर होगा तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमें पता चलेंगी, ठीक है, और काफ़ी फ़ायदा होगा हमें। नेक्स्ट बात करेगा रिलीजन की, ये लोगों का रिलीजन क्या था। तो रिलीजन इनका पता चलता है कि ये जो इनकी डायटी था, मेन डायटी जो मेन भगवान इनका वो पशुपति थे। पशुपति जिसको प्रोटो शिवा कहते हैं, इनका एक फिगर भी है, बाद में आपको मैं दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैंने दिखाया है 6th वाले क्लास में, वो देख लेना वीडियो, आपको पता चल जाएगा। इसको इस पर्टिकुलर प्रोटो शिवा या फिर पशुपति को एक सील में दर्शाया गया है। उस सील में वो यौगिक पोस्चर में ऐसे क्रॉस लेग में बैठे हुए हैं, और इनके 3 फेसेस हैं, 3 फेसेस हैं इनके, और 2 हॉर्न्स हैं। तो ये एकदम एग्जैक्ट डिटेल में आपसे पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 फेस आपको याद होना चाहिए, और पशुपति मतलब प्रोटो शिवा आपको पता होना चाहिए। किस पे पाया गया, तो सील पे पाया गया है, यौगिक पोस्चर में बैठे हैं, 3 इनके फेसेस हैं, 2 इनके हॉर्न है, सींग, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनके चारों तरफ 4 एनिमल्स को भी उस पर्टिकुलर सील में दिखाया गया है, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बुफेलो। अब देखो, एलिफेंट टाइगर दे देगा, राइनो दे देगा, और एक दे देगा उसमें ऑक्स, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑक्स नहीं है वो, उसमें है बुफेलो। तो आप बोल देगा इनमें से कौन सा उसमें नहीं है, तो आपको ऑक्स आंसर लगाना है, चूँकि ऑक्स नहीं है उसमें बुफेलो है, ठीक है। इसके अलावा ये सब ईच फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। 2 डियर का भी फोटो बनाया गया है, पर्टिकुलर सील में उनको कार्व किया गया है। इनके फीट के नीचे हैं वो 2 डियर, ठीक है। द चीफ फीमेल डेटी की बात करें, जो महिला जो भगवान है, फीमेल मतलब लेडी जो भगवान है, वो मदर गॉडेस है, एंड इनको टेराकोटा फिगरिन्स में दिखाया गया है इस पर्टिकुलर कल्चर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, शुरू में तो ये पशुपति को ऐसा माना जाता था कि पूजते होंगे, लेकिन बाद में लेटर टाइम्स में पाया गया है, जो मतलब लेटर पीरियड में, शुरू में तो पशुपति को पूजते होंगे, लेटर पीरियड में पाया गया कि लिंग वर्शिप भी इन्होंने शुरू कर दिया था। काफ़ी प्रिवेलेंट था उस समय लिंग वर्शिप। इसके अलावा ये ट्रीज़, एनिमल्स वगैरह को भी वर्शिप करते रहे होंगे, एंड ये लोग बिलीव भी करते थे घोस्ट और एविल में। ये लोग इनका मानना ये था कि भूत पिचास होते हैं, इसलिए ये क्या है, ताबीज़ जिसको हम कहते हैं एमुलेट्स वगैरह भी ये लोग पहनते थे प्रोटेक्शन के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्यूरियल मेथड क्या था उस समय, कैसे कोई मर जाता होगा तो कैसे ब्यूरी करते थे। तो जो भी सिमेट्रीज़ पाई गई हैं, कई सारी सिमेट्रीज़ मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगान, लोथल, रोपड़ वगैरह में पाई गई हैं, तो वहाँ पे ये देखा गया कंप्लीट ब्यूरियल किया जाता था, मतलब पूरा ब्यूरियल अच्छे तरीके से ब्यूरियल किया जाता था। पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल का भी प्रावधान था, और ये मोहनजोदाड़ो में बहुत फेमस था। आगे बढ़ेंगे। लोथल जो है वहाँ पे एक ब्यूरियल पिट जो है, उसके लाइन उसके मतलब चारों तरफ बर्न ब्रिक से इंडिकेट किया गया है, यूज ऑफ कॉफिन की तरह उसको किया गया है, ठीक है, कॉफिन की तरह। इसके अलावा वुडन कॉफिन्स भी यूज हुआ करते थे उस समय, ये पाया गया है हड़प्पा में। तो आपसे अगर सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि वुडन कॉफिन कहाँ से पाया गया है, तो वो पाया गया है हड़प्पा से। और कई सारे जो ब्यूरियल्स हैं वहाँ पे पाया गया है कि पॉट्स भी, जो मृतक व्यक्ति है उसके साथ पॉट्स भी पाया गया है, ठीक है। साथ में कई सारे ब्यूरियल्स ऐसे हैं जिसमें स्पेयर ऑफ स्केलेटन भी पाया गया है, मतलब कि एक बॉडी नहीं 2-2 बॉडी भी पाई गई है। अब इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली किसी ने पता नहीं किया है, लेकिन ये माना जाता है कि उस समय कोई सती का प्रैक्टिस नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पेयर ऑफ बॉडी अगर ब्यूरियल किया गया है तो जिंदा किसी को दफना दिया गया होगा सती के तौर पे, तो उस प्रैक्टिस ऑफ सती का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर कल्चर में, ऐसा मानना है हमारे इतिहासकारों का, जो रिसर्चर्स हैं उनका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि डिक्लाइन जो हुआ हड़प्पा कल्चर का, तो वो क्या थ्योरी थी, क्या एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है कि कैसे हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन हो गया। तो बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं जो स्टडी कर रहे हैं इस एरिया को, उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी हैं। उनमें से एक थ्योरी काफ़ी मान्य थ्योरी मानी जाती है कि नेचुरल कैलेमिटी के वजह से हो सकता है कि इनका जो कल्चर है वो डिक्लाइन कर गया हो, जैसे कि फ्लड आ गया हो, जैसे कि मान लो कि रिवर ही ड्राई अप हो गया हो। तो रिवर ड्राई होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग रहना छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, पानी ही नहीं मिलेगा तो मरेंगे ही मरेंगे। इसके अलावा हो
हो सकता है कि जो सॉइल यूज़ करते थे एग्रीकल्चर के लिए उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई हो, क्योंकि एक्सेसिव एग्रीकल्चर और उसका एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हो सकता है ऐसा। कुछ लोग ये भी मानते हैं, कोई थ्योरी ये भी दी गई है कि अर्थक्वेक आ गया होगा, लेकिन इन सब थ्योरी का कोई मतलब प्रूफ वैसा कुछ नहीं है। एक जो थ्योरी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और ये कहा जाता है कि जो इनका ख़त्म हुआ था इनका कल्चर, वो उसके पीछे इन्वेशन बहुत बड़ा रोल था। मतलब कि जो आक्रमण हुआ आर्यनों का, वो हो सकता है कि मेन इसका कारण हो, बिकॉज इसके साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा पाया गया है कि कई सारे फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, और मतलब डिस्ट्रक्टिव पोजीशंस में फोर्ट्स पाई गई हैं इसके। और इनको मतलब इनका मेंशन जो है ऋग्वेदा में भी है। ऋग्वेदा में ऐसा लिखा गया है कि आर्यंस ने फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो वो कौन से लोगों को के फोर्ट को डिस्ट्रॉय किया था, ये अगर कोरिलेट किया जाए तो शायद कल्चर जो है हड़प्पन कल्चर वाले लोगों का ही इन्होंने विनाश किया होगा। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स, कई सारे हडल्स में मतलब कई सारे ह्यूमन स्केलेटन, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी कुछ कटा हुआ है, ये सारे एक जगह पाए गए हैं। तो ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि मासेकर हुआ हो, मतलब नरसंहार हुआ हो, आर्यनों ने किया हो। ये भी इस पर्टिकुलर थ्योरी को सपोर्ट करता है। और एक थ्योरी ये भी है कि जो फॉरेनर्स, ऐसा कहा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में इन्वेड किया था, तो वो आर्यन ही हो सकते हैं। तो ये सारी कुछ थ्योरी थी जो इसको सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्यन जो थे वो सुपीरियर वीपन्स भी यूज़ किया करते थे। उनके पास हॉर्सेस भी थे, और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन कल्चर में हॉर्सेस नहीं थे। तो हो सकता है कि हॉर्सेस की वजह से और सुपीरियर वीपन की वजह से इन्होंने बड़े आसानी से इनका नरसंहार कर दिया होगा। तो ये थ्योरी कुछ दी गई है इससे रिलेटेड। ये सारे पिक्चर्स भी मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, इसको दोस्तों को शेयर भी कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेहनत करता हूँ, इसका रिवार्ड आप लोग दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।